हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डेली टारगेट में आज 22वां दिन है और आज हम आपको रिवीजन के लिए बोलेंगे क्योंकि आज संडे है। मुझे आज ये वीडियो अपलोड तो नहीं करना था, लेकिन परीक्षा नज़दीक होने के कारण मैंने इसको थोड़ा सा लेट किया। वैसे 10 बजे मेरी सीरीज आ जाती है, जिससे क्या हो कि आप पूरा दिन इसको पढ़ सकें। लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं व्यस्तता में हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम में और विभिन्न कारणों से, तो थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको टारगेट डेली कोशिश करता हूँ कि आपको डेली मिले, और डेली मिल भी रहे हैं। 1-2 दिन के गैप हो जाता है, 1 दिन का गैप ही हुआ बीच में, लेकिन हम निरंतर ये क्लास चलाते रहेंगे। और रिवीजन आपको जम के करना है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में बहुत पीछे चले जाओगे। इसके साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू आपको डेली देखने हैं। पीवाईक्यू आपको डेली देखने हैं। आप 2025 से उल्टा पीवाईक्यू देखना स्टार्ट कर दो। ये हमारी पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज पड़ी हुई है 2013 से लेकर के 2022 तक। 2013 से 2022 तक की पूरी सीरीज पड़ी हुई है। आप चाहो तो उसको पूरा देख लो। 2023 में पॉलिटी का मैंने डाल दिया। आज मैं दूसरे सब्जेक्टों का भी डाल दूंगा और धीरे धीरे हम 25 तक की पूरे पीवाईक्यू आपको एक नज़र में करा देंगे। जिसमें क्या हो कि हम पीवाईक्यू की नज़र में क्या बताते हैं कि यूपीएससी पूछ क्यों रहा है ऐसे प्रश्न, उसी ढर्रे में आपको, उसी ढांचे में रख करके ही आपको सोचना है चीज़ों को। तब आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से हल कर पाओगे और परीक्षा में भी आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। तो चलते हैं हम रिवीजन पे। तो आपको सीसाइड में कॉम्प्रिहेंशन तो आपको डेली करने हैं, 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करने हैं। तो इसमें रिवीजन वाला तो कोई ऐसा कारण नहीं कि इसमें कुछ रिवीजन वैसा करना होता है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो 2011 से, अभी तक आपने 2015-16 तक आपने कर भी लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी किया है तो फिर से आप अगर नए अभ्यर्थी हैं तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखते हुए आइए, जिससे क्या हो कि अभी बहुत समय है। अगर आप डेली जो टारगेट में दे रहा हूँ उतना अचीव करते गए तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल यूपीएससी प्रश्न पूछता है। आप देख लीजिए पीछे के पीवाईक्यू देख करके। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले दिन हमने नंबर सिस्टम दिया था, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम को फिर दूसरे दिन भी दिया कि आप, क्योंकि लंबा चैप्टर है, एक दिन में नहीं कंप्लीट होगा तो 2-3 दिन चलेगा। फिर एलसीएम एचसीएफ, तो उस समय मैंने समय के हिसाब से दिया था। आज मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमने इसको सीक्वेंस में दिया था। तो पहले नंबर सिस्टम दिया, फिर एलसीएम एचसीएफ दिया, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिया, फ्रैक्शन दिया, परसेंटेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, ब्लड रिलेशन दिया। ठीक है, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं। अब रीजनिंग के पार्ट आ गया, यहाँ से रीजनिंग आ गया, स्टार्ट हो गया। कैलेंडर दिया, सिलोजिज्म दिया जिसको न्याय निगमन बोलते हैं, फिर सीरीज दिया, रैंकिंग दिया, डाइस दिया और डायरेक्शन दिया। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर आपने बताइए, इतने अगर आपने अच्छे से कर लिए तब तो आपका सीसाइड वैसे भी नहीं रुकेगा। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं। तो आप मान के चलिए कि कॉम्प्रिहेंशन मान लो 30 कॉम्प्रिहेंशन आपके आएंगे, तो उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम 22 कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे। ठीक, मैथ में मान के चलो कि अगर 30 प्रश्न आए तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी मैथ अगर वीक भी है तभी आप 12-13 प्रश्न तो कर ही लोगे। ठीक है, जो नहीं आता उसको छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है। और रीजनिंग भी मान लो कि 20 प्रश्न रीजनिंग के आ गए तो पूरी तरह से मेहनत करोगे, रीजनिंग में आराम से जो है अचीव किया जा सकता है। उसके नंबर बहुत कठिन नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी 15 नंबर आप ऐसे ले लीजिए, तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया। आप देख लो, 2-2 4, 4-4 9 और 2-1, ये 49 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। 50 क्वेश्चन, इसमें कितना भी कट करेंगे, मान लो 10 क्वेश्चन कट गए तब भी 39 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आप बताओ, तो अब इतना अगर आप सीसेट आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 26 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, 27 क्वेश्चन। फिर हम पॉलिटी पे चलते हैं। पॉलिटी में वही से सवाल बताए मैंने, टॉपिक जहां जहां से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। आप चाहो तो, आपको विश्वास न हो दोस्तों, तो आप एक बार पीवाईक्यू जरूर देखिए, क्योंकि बिना पीवाईक्यू की आप तैयारी की दिशा आपकी दूसरी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू देखिए। हमने पीवाईक्यू की नजर बताया है, आप एक बार जाकर तो देखिए। फिर हमारा डिटेल एनालिसिस 2011 का पड़ा हुआ उसको भी देख लीजिए। थोड़ा मेंटरशिप के प्रोग्राम में हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि दोस्तों उधर के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। मन तो बहुत कचोटता है कि लो है मैं एक ही दिन में सारे पीवाईक्यू आपको डिटेल एनालिसिस में करा के पूरा कर दूँ। ठीक है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। हम भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी संस्थान से बंधे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो है, खैर यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप देख लेना इन तीनों से। फिर इसके साथ साथ संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इससे भी बनता है। संविधान की प्रस्तावना, सरकार की प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, फिर अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे सवाल बनते हैं राष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अनुच्छेद 356 मणिपुर में लगा था, उसकी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। और उपराष्ट्रपति में श्री धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, तो उपराष्ट्रपति से भी बन जाएगा सवाल। और इस समय डिप्टी स्पीकर को लेकर के, जो वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया, लेकिन अखबार में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, जो कि संवैधानिक नहीं है। मतलब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। सॉरी, डिप्टी स्पीकर नहीं, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के जो सभापति हैं, स्पीकर हैं, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है उन्होंने, अखबारों ने, जो हिंदी के अखबार है, उन्होंने क्या लिख दिया, यूट्यूब में भी आप देख रहे हो कि सभापति के खिलाफ या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि गलत है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, हटाने की, लोकसभा स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया का जरूर उल्लेख किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से।
बाकी अब मैं अभी संसद आपने स्टार्ट ही किया, अब इसके बाद जो मैं पॉलिटी में टॉपिक दूंगा उसमें जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति, इनको जरूर पढ़िए दोस्तों। प्रश्न यूपीएससी घुमा घुमा के पूछता है दोस्तों। फिर उसके बाद संसद को अच्छे से पढ़ना है। इतने टॉपिक आपके बताइए, 15 टॉपिक आपके तैयार हो गए। यूपीएससी कहीं से भी कुछ प्रश्न बनाएगा, आप इसके अलावा कहां से बना देगा बताइए। अभी तो और हम टॉपिक देंगे ना। फिर इसके साथ इकोनॉमी में आपने लगभग 10 चैप्टर पढ़ लिए, वो भी उसके आधार पर, इंपॉर्टेंस के आधार पर, क्योंकि हम फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कचड़ा पढ़ना ही नहीं है, फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। फिर उसके बाद टैक्सेशन आपको पढ़ना है इकोनॉमी में, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, राष्ट्रीय आय, बीओपी जिसको बाह्य क्षेत्र बोलते हैं, इसको भी हमने दोबारा भी दिया था क्योंकि इस समय अमेरिका को लेकर, यूएसए को लेकर के बहुत ज्यादा। फिर हमने एफटीए भी किया यूरोपियन संघ से, ठीक है। फिर आर्थिक समीक्षा आपको दिया था मैंने, बजट भी आया था उस समय भी दिया था। फिर उसके बाद हमने बेरोजगारी दिया था। इसके बाद गरीबी, कृषि से संबंधित जो यूपीएससी में प्रश्न पूछते हैं उसको भूगोल और इकोनॉमी दोनों से जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री, मैंने कहा कि इतने दिन आपने पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ी, अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में सीधे सीधे किताब ही खत्म करना है हमको। 6th क्लास की एनसीईआरटी मैंने खत्म करवा दी, 7th क्लास की खत्म करवा दी, 8th क्लास की खत्म करवा दी। फिर उसके बाद 8th, 9th, 10th और 11th की बुक मैंने नहीं पढ़ने की बोली, ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। इसको हम लोग मेंस के टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसके साथ साथ एक पुस्तक और आपको पढ़नी होती है 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, वो अर्जुन देव सर की बुक है। वो भी आपको जब आप प्रीलिम्स पास कर लोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, देखिए 2014 में यूपीएससी ने 13 में सिलेबस चेंज किया मेंस का, और 14 में प्रश्न जब वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ा गया तो इसमें पूछे गए प्रश्न तो उनकी संख्या 2 से 4 के बीच में रहती है। तो आपको हम बताएंगे कि उसको, क्योंकि लिखना होता है उसमें बहुत डीप में जाकर पढ़ना नहीं होता, पीटी में तो प्रश्न कैसे भी बन जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन मेंस में आपको थोड़ी सी भी भूमिका अच्छे से पता हो, आपके सिलेबस को अच्छे से पता हो, तो आप कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 10 में से 4 नंबर 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां की बात मेंस के टाइम में मेंस की बात करेंगे। अभी क्या है इनको, अब इसके बाद आपको 11 तक तो पढ़ना नहीं है, 9th 10th और 11th, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक। फिर हमको 12th क्लास में आ जाना है, तो 12th क्लास का पहला पार्ट जो है प्राचीन भारत से है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 12th क्लास का सेकंड पार्ट मैंने कल दिया था आपको, अच्छे से इसको भी कवर करना है। इसके बाद फिर हम 12th पार्ट का थर्ड पार्ट भी देंगे, मतलब 12th का थर्ड पार्ट। हो सकता है कि अभी यूपीएससी एनसीईआरटी ने कुछ चेंज की है, मेरे पास पहले की पुस्तक थी तो मैंने उसके आधार पर बताया है, बाकी आप अपने अनुसार भी देख सकते हो। इसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी भी देंगे इसके बाद, ठीक है। तो हिस्ट्री आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की, 6th क्लास के एनसीईआरटी हमने खत्म की, 7th की खत्म की, 8th की खत्म की, 9th की खत्म की, 10th की खत्म की। अब इसके बाद 11th और 12th की खत्म कर लोगे। इसके अलावा एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 11th 12th से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं दोस्तों, 11th और 12th से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। अब बताइए कि अगर आपने इतने अच्छे से तैयार कर लिया तो बताइए इससे बाहर कुछ पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों बढ़िया से तैयारी करनी है, मन लगा के तैयारी करनी है। इसके बाद एनवायरमेंट और साइंस टेक भी देंगे हम। अच्छे से तैयारी करोगे दोस्तों तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, आराम से आपका पेपर निकलेगा। और मैं ये बार बार आपसे कहूंगा कि आपको पीवाईक्यू की डेली प्रैक्टिस करनी है। आप पीवाईक्यू की नज़र हमारा देखिए कि कैसे पीवाईक्यू यूपीएससी थीम रिपीट करता है। इसके साथ साथ पीवाईक्यू को जैसे आप 2023 का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि तीन साल का ट्रेंड पकड़ना ज़्यादा आसान रहता है, 23, 24 और 25, ठीक है। अब क्या करना है, 23 के शुरू के 10 सवाल उठा लेने या 5 सवाल उठा लो, और 5 सवाल को, एक सवाल को कम से कम 10-10, 5-5 मिनट उसमें दो, ठीक है, आराम से दो। और एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो कि यह क्यों यूपीएससी ने ऐसा पूछा। भले टाइम लग जाए, आपको भागना नहीं है दौड़ में। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि नहीं यार यहीं से प्रश्न आते हैं। इसी को यूपीएससी के हमने प्रश्नों को की प्रकृति को नहीं समझा, तो इसीलिए यूपीएससी का मैंने पीवाईक्यू एक नज़र क्यों कराया, बहुत सोच समझ के दोस्तों किया। उसमें फिर शुरू में तो मैंने 2013 में आंसर बताए थे, फिर उसके बाद मुझे लगा कि आंसर बताना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने फिर उसको जो है आंसर बताना छोड़ दिया। बताने की मुझे क्या है, मैं तो बता ही दूंगा, शुरू में बता रहा था तो अब बाद में भी बता देता। फिर मैंने 2014 से जो है ये निर्णय लिया कि नहीं इसमें आंसर नहीं बताने, तो वो सीरीज हमारी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो इसको। बाकी यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पीवाईक्यू अपने आप डाउनलोड करिए और रखिए अपने सामने। उनके ज़्यादातर कोचिंग वालों के मत लीजिए, आप रख लीजिए उसको पढ़ने के लिए, उनकी व्याख्या पढ़ने के लिए, जिससे क्या रिवीजन हो जाए, वो ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर ये कहूँगा कि आप जो है सीधे यूपीएससी का सीधे पेपर डाउनलोड करिए और देखिए, 2-2, 5-5, 10-10 क्वेश्चन उठा करके देखिए। सोचिए कि यूपीएससी ऐसा क्यों रख रहा है। यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं और जो कोचिंग संस्थान के जो एमसीक्यू होते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज होती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए उनको तो आप प्रैक्टिस के तौर पे या रिवीजन के तौर पे कर सकते हो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी के पीवाईक्यू, उनको आप जो है बहुत ध्यान से करो, जिससे क्या हो कि आप यूपीएससी का जब पेपर देने जाओ तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिले। तो फिर दोस्तों यही तक रखते हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके बाद हम साइंस टेक और एनवायरमेंट पे आ जाएंगे। और आज संडे था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपको क्लास दी जाए, पेपर का टाइम आने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।